अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सब खैरियत ठीक ठाक। अच्छा भाई, अपने मुल्क से बाहर तो हम सबको निकलना है, ठीक है। हमें बाहर जॉब भी चाहिए, हमें बाहर इमिग्रेशन भी चाहिए, हमें बाहर अपनी फैमिली को भी लेके जाना है। लेकिन ये सारे प्रोसेस तो ऑफ कोर्स आपको इंटरनेट में मिल जाएंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम जिसको हम लोग अक्सर नहीं सोचते कि मूविंग टू अनदर कंट्री कितना बड़ा प्रॉब्लम है। चाहे आप किसी भी कंट्री से मूव हो रहे हैं किसी दूसरी कंट्री में, उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है। और बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनको अक्सर हम लोग मिस कर जाते हैं, और उसकी ऐसे बाद में उनके लिए ऐसी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं कि आप यकीन नहीं कर सकते कि शायद वो अपने हाथ में आई हुई कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी लोग मिस कर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो मेंटली प्रिपेयर नहीं होते उन प्रॉब्लम्स के लिए जो एक मूविंग टू अनदर कंट्री आती है। तो आज इस वीडियो में इंशाल्लाह हम उसी बात पे बात करेंगे कि अगर इंशाल्लाह आपकी कभी बाहर जॉब हो जाती है, आप कंट्री मूव करते हैं, चाहे आप एक न्यूली ग्रेजुएट हों जिसका 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, या फिर आप कोई स्टूडेंट हैं जिन्होंने कहीं एडमिशन लिया है, या फिर आप कोई मैरिड इंसान है जो कि बच्चों वाले हैं, फैमिली वाले हैं, और आप पूरी फैमिली के साथ मूव हो रहे हैं। तो ये वीडियो आपको इंशाल्लाह वो सारे पॉइंट्स मैं जो है कोशिश करूँगा कि सारे बता दूँ, ताकि कभी भी आप ज़िंदगी में अगर अपने कंट्री से बाहर निकलें तो एटलीस्ट मेंटली ज़रूर प्रिपेयर्ड हों कि जी ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं मेरी लाइफ में, या ये सारी डिफरेंट चीज़ें आ सकती हैं लाइफ में। ये सारा पैराडाइम शिफ्ट है जो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा मुझे और मेरी फैमिली को, ताकि आप उन चीज़ों को एटलीस्ट फेस करने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हों और अपने तौर पे पूरे तरीके से तैयार हों कि हाँ यार ये चीज़ें नॉर्मल हैं और ये सबके साथ होती हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। अच्छा, ये वाली वीडियो स्पेसिफिकली है रीलोकेटिंग टू दुबई और एनी मिडिल ईस्टर्न कंट्री, चाहे वो फिर सऊदीया हो, चाहे वो फिर दुबई हो, कतर हो, कोई भी हो सकता है। मैं दो पार्ट्स में इसलिए बनाऊंगा इस वीडियो को क्योंकि मूविंग टू यूरोपियन एंड वेस्टर्न कंट्री इज अ लिटिल डिफरेंट बॉल गेम देन दिस वन। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में और मोर स्पेसिफिकली दुबई में अगर आप मूव हो रहे हैं तो उसमें क्या क्या मुश्किलात आपको आएंगी और नहीं आएंगी उस बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात करते हैं कि रिलोकेटिंग में सबसे पहला प्रॉब्लम क्या होता है। दोस्तों, रिलोकेटिंग में सबसे पहला प्रॉब्लम है रीस्टार्टिंग। रीस्टार्टिंग का मतलब है कि आप अपनी नई जॉब स्टार्ट कर रहे हैं, आपकी पूरी लाइफ एक तरह से दोबारा से शुरू हो रही है, चाहे वो आपका कैरियर हो, चाहे वो आपकी एजुकेशन हो। अगर आप एज ए स्टूडेंट कहीं जा रहे हैं तो जो पाकिस्तान में, इंडिया में आपकी प्रैक्टिस होती हैं पढ़ाई की, उससे बहुत डिफरेंट चलती हैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़, इंटरनेशनल कॉलेजेस। उनमें आपको बहुत डिफरेंट तरीके से पढ़ाया जाता है। यहाँ पे आपको चीज़ों को समझाया जाता है, रट्टाफिकेशन नहीं की जाती। यहाँ पे आपको नॉलेज दी जाती है, आपका हाफजा तेज़ नहीं किया जाता। इस तरीके से जॉब भी है। यहाँ पे जब आप जॉब स्विच करते हैं तो ऑफ कोर्स आप एक एक्सपेंस करके अपने टिकट्स लेके सब कुछ आ रहे होते हैं एक दूसरी कंट्री में। फिर ऑफ कोर्स एक नया कल्चर होता है जॉब का, एक नए लोग होते हैं, उन सबसे मिलना। जिस तरीके से आप एक ही कंट्री में रहते हुए जब जॉब स्विच करते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा लर्निंग कर्व होता है और आपको शुरू से शुरू करना पड़ता है। इस तरीके से कंट्री मूव करना भी एक तरह से रीस्टार्ट है। वो रीस्टार्ट है आपकी जॉब पर भी, आपकी लाइफ पर भी, आपकी सेविंग्स और अर्निंग्स पर भी। क्योंकि आप ये मत समझें कि आप अपने मुल्क में जिस तरीके से अर्न कर रहे थे, आपकी सेविंग्स यहाँ पर इसी तरीके से हो जाएंगी। शुरू में बहुत ज़्यादा एक्सपेंस पड़ता है। और अगर आपने इमिग्रेशन की हुई है तो इमिग्रेशन प्लस टिकट्स प्लस रिलोकेटिंग, ये सारी चीज़ें रीस्टार्ट होती हैं। अक्सर लोग इस बात के लिए रेडी नहीं होते कि यार ये पूरी ज़िंदगी एक तरह से दोबारा से रीस्टार्ट हो रही है, तो इसको मैं मैनेज कैसे करूँ, और वो शुरू में ही बड़े डिसहार्ट हो जाते हैं। जबकि ये रीस्टार्ट एक नॉर्मल प्रोसेस है, हर इंसान को ये रीस्टार्ट लेना पड़ता है जब भी वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव करता है। रीलोकेटिंग में अगर हम दूसरी बात करें तो एक बहुत बड़ी चीज़ जो है हमारे साथ प्रॉब्लम आती है कि हम स्पेशली लड़के, मैं लड़कियों को इसलिए काउंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लड़कियाँ इतनी स्पॉइल नहीं होती हमारे माशरे में जितने हम लड़के स्पॉइल होते हैं। तो हम जो ये स्पॉइल किड्स जब बाहर निकलते हैं तो यकीन करें हमारे पास बेसिक लाइफ की स्किल्स भी नहीं होती। हमें ना खाना पकाना आता है, ना कपड़े धोना आता है, ना कपड़े इस्त्री करना आता है। और जब आप कंट्री रिलोकेट करते हैं, चाहे किसी भी मिडिल ईस्टर्न कंट्री में जाएं, ये सारे काम आपको खुद ही करने पड़ते हैं। हमारा तो ये सिलसिला होता है ना, जब हम छोटे होते हैं तो अम्मी ये सारे काम कर देती हैं, थोड़े से बड़े क्या होते हैं तो बहनें काम कर देती हैं, फिर जब शादी हो जाती है तो बीवी काम कर देती है। हमें अपने काम करने की आदत ही नहीं पड़ती। हम लोग इतने नवाबजादे होते हैं कि हम लोग इतने स्पॉइल हो गए होते हैं कि हमें ये सारी चीज़ें, जैसे ये बेसिक लाइफ स्किल्स हैं यार, खाना पकाना आना चाहिए, कपड़े प्रेस करना धोना आना चाहिए, लेकिन हमें कुछ नहीं आता। तो ये जो हम स्पॉइल किड्स होते हैं, इन स्पॉइल किड्स को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब ये लोग बाहर निकलते हैं। क्योंकि ये जब निकलते हैं तो ऑफ कोर्स एक पूरा घर तो खुद अफोर्ड कर नहीं सकते। आपको लोगों के साथ शेयरिंग में रहना होता है, आपको शेयरिंग में लोगों के साथ बाथरूम भी यूज़ करना है, आपको लोगों के साथ शेयरिंग में जो है वो खाना भी खाना है,
खाना पकाना भी है, कभी आपकी बारी होगी, कभी किसी और की बारी होगी, और अगर आपको खाना पकाना नहीं आता तो बहुत एम्बैरेसमेंट होती है। तो ये जो स्पॉइल्ड किड्स होते हैं, स्पेशली लड़के, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो प्लीज़ आप लोग अपनी बेसिक लाइफ स्किल्स जो सीख लिया करें ज़िंदगी में रहते हुए। अगर अम्मी पका रही हैं तो कभी अम्मी के साथ खड़े हो जाएंगे, प्लीज़ मुझे भी खाना पकाना सिखा दें। बहन है, बीवी है, उसको बोलें कि आज मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, मुझे बताओ क्या पकाना है। एटलीस्ट कुछ तो खाना बनाना आ जाएगा, चावल बनाना आ जाएंगे, एक कोई बेसिक किस्म का सालन बनाना आ जाएगा, जो आपको एटलीस्ट गुजारे के लिए तो काम आ सकता है। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में खाने पीने की प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि ज़्यादा 99% ऑफ द टाइम खाना हलाल ही होता है, और मोस्टली इतना इजीली अवेलेबल होता है कि आपको खाना मोस्टली पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और चीप भी बहुत होता है। लेकिन फिर भी लोग खाना पकाते हैं क्योंकि इससे भी और ज़्यादा पैसा बचाना चाहते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपकी जॉब पे सैलरी कितनी है आपकी। ये सब चीज़ें भी इस फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं इस चीज़ में, इस डिसीजन में, कि आप खाना पकाना चाह रहे हैं नहीं। कुछ लोगों की स्पेसिफिक डाइट होती है तो वो नहीं चाहते मैं बाहर जाके खाना खाऊं, अनहेल्दी खाना, तो वो भी एक रीज़न होती है। तो प्लीज़ ये जो स्पॉइल किड्स हैं वो ये सारी बेसिक लाइफ स्किल्स ज़रूर सीख लें, खाना पकाना, रहना, पर्सनल हाइजीन, ये सब चीज़ें प्लीज़ ज़रूर सीख लें। रिलोकेटिंग इनटू अनदर कंट्री में जो तीसरी चीज़ आती है वो आती है फूड। जब भी आप रिलोकेट कर रहे होते हैं तो ये आपका कंट्री नहीं है जहाँ पे आपको हर फूड इजीली अवेलेबल हो, आपको बाहर जाके खाना खाना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि अगर आप मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में जा रहे हैं तो सब कुछ हलाल ही होता है, और मोस्टली खाना जो है वो सारा हेल्थ के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होता है, तो आप बाहर डेली भी खाना खाएं तो आपकी तबीयत ख़राब नहीं होती। मैं दुबई में 3 साल रहा हूँ, जिसमें तकरीबन 1.5 पौने 2 साल में बाहर खाना खाता था, फैमिली नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत बहुत कम ख़राब हुई अनटिल अनलेस मैंने खाना ज़्यादा खा लिया या उस दिन वैसे ही तबीयत ख़राब हो तो ये भी एक चीज़ होती है कि खाना भी आपको देखना पड़ता है कि आपको खाना बाहर खाना पड़ेगा, तो उस चीज़ को आपको अपनी बजटिंग में इन्वॉल्व करना पड़ता है कि जी डेली मैं बाहर खाना खा रहा हूँगा तो मेरा ये एक्सपेंस पड़ेगा, जो कि कमिंग आउट ऑफ माई सैलरी, तो जो सैलरी इंक्रीमेंट मिल रहा है वो इसमें से ये एक्सपेंस भी निकलेगा, जो कि घर पे रहते हुए इतना नहीं पड़ रहा। रिलोकेटिंग में चौथा बड़ा फैक्टर जो है वो है बजटिंग का। जैसे मैं अभी बता रहा था कि जब आप फूड बाहर खा रहे हैं तो वो भी आपको बजटिंग में आती है। इस तरीके से एक और बहुत बड़ा फैक्टर जो होता है बजटिंग में, जो अपने मुल्क में रहते हुए फील नहीं होता, कि अब आपको 2 एक्सपेंसेस पैरेलल चलाने हैं। एक तो वो पैसे अगर आपकी फैमिली कंट्री में है तो आपको वहाँ पैसे भेजने हैं, दूसरा खुद आपको अपने ऊपर खर्चा करना है। क्योंकि अपनी कंट्री में तो रहते हुए आपको एक ही खर्चा चलाना ना, एक ही घर है पूरा जिसमें आप खुद भी रह रहे हैं, आपकी फैमिली भी है, चाहे वो पेरेंट्स हैं या फिर वाइफ है, या फिर बहन भाई जो भी हैं, तो एक ही प्राइमरी खर्चा है। लेकिन अब 2 प्राइमरी खर्चे हैं जो कि पैरेलल चल रहे हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप आउट ऑफ द कंट्री मूव कर रहे हैं तो फिर जो आपके पास पैसे हैं वो अब 2 पैरेलल चलेंगे, और उन दोनों पैरेलल खर्चों को चलाते वक्त आपको अपनी बजटिंग उस हिसाब से रखनी है कि जो भी आप अर्न कर रहे हैं उन अर्निंग में ये सारे पैसे भी ज़रूर जाएंगे। रीलोकेटिंग में एक और बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो है लोनलीनेस का। लोग जब अपने घर को छोड़ के निकलते हैं तो वो अकेले हो जाते हैं। नया मुल्क होता है, नए लोग होते हैं, नई जॉब होती है, आप अपने माँ बाप, बहन भाई, दोस्तों यारों सबको पीछे छोड़ के, अपनी ज़मीन को पीछे छोड़ के एक दूसरी ज़मीन पे जा रहे होते हैं। तो जब आप एक नई जगह पे जाते हैं तो ना आपके शुरू में दोस्त होते हैं, अगर होते भी हैं तो शायद एक्वेंटेंस होते हैं जो कि एक साथी कहलाएंगे। वो आपके वो दोस्त नहीं होते जो बैठ के आपके साथ आपके दुख सुने। तो ये सारे मसले आपके साथ होते हैं और इंसान बहुत लोनली फील करता है। इसलिए अक्सर आप देखें कि जो लोग भी आउट ऑफ द कंट्री मूव होते हैं, स्पेशली ये दुबई और ये कतर वगैरह में, तो वो लोग आप देखें नमाज माशाल्लाह 5 वक्त की पढ़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इंसान जब अकेला होता है ना उसको तभी खुदा याद आता है। हमारा अनफॉर्चुनेटली एक अलमिया भी है, लेकिन एटलीस्ट अकेले में भी खुदा याद आ जाए तो ये भी बड़ी बात है। तो लोगों को आप देखेंगे वो अक्सर जो है उनको नमाज की आदत पड़ती उसी वक्त है जब वो रिलोकेट टू अदर कंट्री करते हैं। तो ये लोनलीनेस होना इट्स वेरी नॉर्मल थिंग, हर कोई ये फील करता है, हर किसी की ज़िंदगी में ये वाला दौर आया होता है जो भी आउट ऑफ कंट्री मूव होता है। तो प्लीज़ कभी भी इस बात पे होके कि जी मैं तो अब अकेला हो गया हूँ, मेरे दोस्त नहीं हैं। अगर आपका कैरियर बन रहा है तो अपने कैरियर को बनाने पे फोकस करें, अगर कैरियर बन गया तो ज़िंदगी में दोस्त और बन भी जाएंगे, लेकिन अगर कैरियर नहीं बना तो शायद हो सकता है कि जो इस वक्त दोस्त साथ हैं वो भी अलग हो जाए। लोनलीनेस के हवाले से एक और चीज़ जो ओवरलैप होती है वो होती है होम सिकनेस। इंसान हम लोग जितने भी स्पॉइल किड जब बाहर निकलते हैं तो हम लोग बाहर निकल के हो जाते हैं होम सिक। हमें अपने घर की याद आने लगती है, माँ बाप की याद आने लगती है, चाहे माँ बाप से हम डेली बात ना कर रहे हो लेकिन एटलीस्ट देख तो रहे होते हैं। या अगर बच्चे हैं तो डेली आप ये सोच में लग जाते हैं कि यार मैं जब डेली वापस आता हूँ अपने घर पे तो मुझे तो कोई अस्सलाम वालेकुम कहने वाला भी नहीं होता, कोई भाग के मेरे गले नहीं लगता। यार ये होम सिकनेस सबके साथ होती है, लेकिन इस चीज़ को कभी अपने ऊपर हावी ना होने दें। कोशिश करें
कि आप अपनी जॉब पर इतनी सेविंग कर लें कि अपनी फैमिली को भी अपने पास बुला लें। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में तो वैसे भी अपनी फैमिलीज़ को बुलाना बहुत आसान है। लोग 3-3, 6-6 महीने में बुला लेते हैं अपनी फैमिलीज़ को। ये इमिग्रेशन नहीं है जिसमें अगर आपकी इमिग्रेशन हो गई तो फैमिली की इमिग्रेशन मुश्किल है, या फिर बुलाने में टिकट्स के इतना खर्चे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ इस मामले में बहुत इकोनॉमिकल पड़ती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत सस्ती हैं, लेकिन रिलेटिवली अगर आप कंपैरेटिवली देख लें फ्रॉम द वेस्टर्न एंड यूरोपियन कंट्रीज़ तो बहुत सस्ता पड़ता है आपको किसी भी मिडिल ईस्टर्न कंट्री में रहना और फैमिली बुलाना। तो होम सिकनेस भी टोटली नॉर्मल है। प्लीज़ इस होम सिकनेस के चक्करों में अपनी जॉब वगैरह छोड़ के वापस ना जाए। जब हम अपनी कंट्री में होते हैं ना, तो हमारी सेविंग्स, फाइनेंसेस बहुत ईज़िली मैनेज हो रहे होते हैं जिसका हमें आइडिया भी नहीं होता। हमें लग रहा होता है कि हमारी शायद 1 लाख सैलरी है, हम 20,000 बचा रहे हैं, तो ये बहुत कम है, हमें शायद और बचाने चाहिए। लेकिन जब आप रिलोकेट करते हैं ना दूसरी कंट्री में, यकीन करें दोस्तों, 6 महीने से 1 साल लग जाता है दोबारा 20% तक की सेविंग करने में। अगर 1 लाख आप कमा रहे हैं तो 20,000 बचा रहे हैं तो 20% की सेविंग है ना। तो यही 20% की सेविंग अगर आप रिलोकेट करते हैं किसी और कंट्री में, तो ये मत सोचें कि आप पहले 2-4 महीने में ये काम शुरू कर देंगे। उस लेवल पे आने में कि आप 20% हर महीने अपनी सैलरी में से सेव कर सकें, वो जो है टाइम ही लगता है उस चीज़ को करने में। वो सेविंग्स और फाइनेंसेस मैनेज होने में 6 महीने से साल लगता है। और जब आप वो सेव कर लेते हैं, तो फिर फैमिली को बुलाना होता है, इमिग्रेशन करानी होती है, कोई ना कोई एक्सपेंस ऐसा पड़ता है कि वो पैसे भी निकल जाते हैं। तो इस बात के लिए भी रेडी रहें कि थोड़ा-सा फाइनेंसेस हमेशा ऊपर नीचे होंगे, हम हमेशा उस भाग-दौड़ में लगे हुए होंगे कि मेरे फाइनेंसेस मेरे हाथ में आ जाएँ। मैंने अभी एक रिसेंटली बहुत अच्छी वीडियो देखी, जिसमें स्ट्रगल्स टू मूविंग टू अनदर कंट्री था कि पहले जब हम लोग अपनी कंट्री में रह रहे होते हैं तो हम सेव कर रहे होते हैं कि हम आउट ऑफ द कंट्री निकल जाएं, और जब हम आउट ऑफ द कंट्री होते हैं तो हम सेव कर रहे होते हैं कि अपनी कंट्री को विजिट कर लें। तो ये चूहे बिल्ली का खेल है जो लगा रहता है, इसके लिए भी रेडी रहें। नई जगह है तो नए दोस्तों की भी बात होगी। हमारे मुल्क में जैसा मैंने एक मतलब आपने एजुकेशन की वीडियो में बताया था कि हम लोग चूंकि एक ही दोस्त के साथ मोस्टली ग्रेड 1 से इंटर तक, मैट्रिक तक रहे होते हैं, शायद अक्सर यूनिवर्सिटी में वही दोस्त होता है, तो हमारी ज़िंदगी के 10 से 15 साल हमें वही दोस्त रहते हैं जो उन्होंने हमें बचपन से बड़ा होते हुए देखा होता है, जिनको हमारी पर्सनैलिटी पता होती है, उनको ये पता होता है कि हमें कौन सी बात अच्छी लगेगी, कौन सी बुरी लगेगी, तो वो हमारे हिसाब से चल रहे होते हैं। लेकिन जब आप एक नई कंट्री में जाते हैं तो दोस्त नए मिलते हैं, उनके तरीक़ेकार नया होता है, उनके लिए आप नए होते हैं, ना आपको उनके बारे में कुछ पता है, ना उनको आपके बारे में कुछ पता है। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करना भी बहुत मुश्किल होता है। और एक बात याद रखें दोस्तों, जब नए लोगों से मिलते हैं तो बहुत जल्दी नहीं खुल जाना चाहिए, आहिस्ता-आहिस्ता खुलना चाहिए, क्योंकि अक्सर आप किसी से खुल भी रहे होते हैं तो ये बात क्लियर नहीं होती कि वो आपसे कितना मुखलिस है या कितने अरसे उसका ताल्लुक रहेगा। तो अपने हर ताल्लुक को थोड़ा-सा टाइम दें। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा दोस्त नहीं बनाए और वो बाहर निकल के जब दोस्त बनाते हैं, तो मैंने देखा है उनको दोस्त बनाने का तरीका ही नहीं आता, और वो अक्सर उस राह पे चल ही नहीं रहे होते कि लोग उनसे बहुत ज़्यादा करीब हों। तो प्लीज़ इस बात को भी ध्यान में रखें कि आपको नए फ्रेंड्स मिलेंगे, और नए फ्रेंड्स बनाने के लिए आपको नए लोगों से बात करना आनी चाहिए। जॉब कल्चर, जॉब कल्चर पाकिस्तान में बहुत डिफरेंट है कंपेयरिंग टू मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़। आप यकीन करें, आपको शायद थोड़ी हैरानगी होगी, चाहे आप कितनी भी व्हाइट कॉलर जॉब और कितनी भी अच्छी जॉब कर रहे हो, अनफॉर्चुनेटली मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में भी है थोड़े से गुलामाने तबीयत। जितने भी मालिक होते हैं वो अपने अंडर काम करने वालों को गुलाम ही समझते हैं। तो वो जॉब कल्चर थोड़ा-सा ज़्यादा सख्त है पाकिस्तान के मुकाबले में। पाकिस्तान में तो आपको बारिश हो गई तो आपने छुट्टी कर ली, आपकी थोड़ी-सी तबीयत खराब हो गई तो छुट्टी कर ली। यहाँ पे जब आप मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में छुट्टी करते हैं, तो इसका एक बड़ा भारी ख़मियाज़ा भरना पड़ता है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में हैं तो 1 दिन की सैलरी नहीं मिलती, और अगर आप नहीं हैं तो आपकी लीव्स कटती हैं, बाकायदा उस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ वगैरह में हड़ताल वगैरह भी नहीं होती कि आप जो है 2-3 घर पे बैठ जाएँ, या अक्सर ये 9 और 10 मुहर्रम की भी छुट्टियाँ नहीं होती, तो आपको छुट्टियाँ बहुत कम मिलती हैं। तो साल के 365 में से 250-300 दिन काम करना पड़ता है। तो उस चीज़ के लिए भी रेडी रहना पड़ता है कि काम ज़्यादा ही करना है, जो पैसे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं मूव होने के, वो पूरे हलाल करने पड़ेंगे। एक और बात जो कि बहुत ज़्यादा दिल को लगती है, जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इंडियंस हैं, उनको ये बात अच्छे तरीके से पता होगी, मिसिंग ऑन स्पेशल इवेंट्स। फैमिली में जितने भी स्पेशल इवेंट्स हों, चाहे किसी की शादी हो, अक्सर तो किसी की मैयत होती है, किसी का इंतकाल हो जाता है, वो भी मिस हो जाता है, जो बाहर रहने वाले होते हैं उनसे। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है कि कोविड के टाइम में उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई और वो बेचारे आ नहीं सके। इसलिए नहीं कि वो बेचारे पैसे बचाना चाह रहे थे, लेकिन कोविड की रिस्ट्रिक्शन थी, बेचारे निकल ही नहीं सके। हालाँकि दुबई से पाकिस्तान कितना दूर है यार, पौने 2 घंटे दूर है यार, डेढ़ 2 घंटे के फासले पर आप हैं फ्लाई करके, लेकिन आप जा नहीं सकते। ये होता है। इस तरीके से अगर कोई बहुत अच्छे आपके मामू थे, जो आपको बहुत पसंद थे,
और वो इंतकाल कर गए। अब आप कैसे अपनी जॉब पे ये एक्सक्यूज़ देंगे कि मेरे अंकल का इंतकाल हो गया? बड़ा मुश्किल होता है दोस्तों। ये स्पेशल इवेंट्स मिस होते हैं, वो वाले भी मिस होते हैं जिनमें खुशी होती है, और जो गम वाले होते हैं उनमें भी मिस होते हैं। हो सकता है आपके कज़न की शादी हो, आपके बहुत बेस्ट फ्रेंड की शादी हो सकता है आपकी साली की शादी हो, कुछ भी हो सकता है। यू हैव टू मिस दोज़ स्पेशल इवेंट्स। करियर बनाना दोस्तों इतना आसान नहीं होता। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और इंडियंस के रहने वालों के दुःख हैं, जो आप लोग जब ओवरसीज़ बनेंगे तभी समझेंगे। नई जगह पे, नए मुल्क में, नए मौसम का भी बड़ा मसला होता है, नए क्लाइमेट का भी बड़ा मसला होता है। आप लोगों को यकीन पता ही होगा कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में गर्मी बहुत सख्त आती है, और हर जगह चूँकि एसी लगे हुए होते हैं, तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है सडनली जो चेंज होता है कि अगर आप बिल्डिंग से निकले तो एसी से डायरेक्ट धूप में, और फिर धूप से आप ऑफिस गए तो डायरेक्ट एसी में। ये जो सडन चेंज आपकी बॉडी पे पड़ता है इस तरह के क्लाइमेट चेंज का, उसकी वजह से आपकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है शुरू-शुरू में। तो इस क्लाइमेट चेंज के लिए भी आपको रेडी रहना पड़ता है, और ये जब आप आउट ऑफ द कंट्री मूव होते हैं, तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे मेडिकल स्टोर्स ऐसे नहीं चल रहे हैं कि आप गए और 2 पैरासिटामॉल की गोलियाँ दे दो, या 2 जो है वो कोई सर दर्द की गोलियाँ दे दो, ऐसा नहीं चलता भाई। यहाँ पे पूरा-पूरा पैकेट ही खरीदना पड़ता है, और वो पूरा पैकेट अच्छा खासा महँगा पड़ता है, चाहे आपको इस्तेमाल एक ही करनी हो। तो ये जो क्लाइमेट चेंज है जिसकी वजह से भी आपकी तबीयत खराब हो सकती है, उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है। एक और सबसे मुश्किल बात ये कि अक्सर मैंने देखा है लोग विजिट पे चले जाते हैं मिडिल ईस्टर्न कंट्री और फिर जाके जॉब ढूंढते हैं। अगर ये वाले हालात है ना दोस्तों, तो यकीन करें नई जॉब ढूंढना आसान नहीं होता। लोग मैंने देखा है जाते भी हैं विजिट पे, घूमते फिरते भी हैं, लेकिन यकीन करें ये जॉब ढूंढना और वो जो टाइम आपका होता है विजिट का कि 15 या 30 दिन में वापस छोड़ना है कंट्री को, उसमें कोई इंटरव्यू स्केड्यूल होना और जॉब मिल जाना, इंटरव्यू पे सही तरह आपको परफॉर्म करना कि आपकी जॉब लग जाए, ये बहुत मुश्किल काम है दोस्तों। तो ये बहुत स्ट्रेसफुल काम होता है, और ये स्ट्रेस अगर आप इस तरह के काम कर रहे हैं कि आप जी विजिट पे जाके जॉब ढूंढ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी स्ट्रेस है, उसके लिए प्लीज़ रेडी रहें। और वहाँ पे जो लोग जॉब कर रहे होते हैं, आपको ये बात ध्यान में रखना होता है कि आप विजिट पे आए हुए हैं, आपकी छुट्टियाँ हैं, आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनकी डेली रूटीन वैसी ही चल रही है। उनका सर्कल ऑफ लाइफ डेली का वैसे ही चल रहा है कि सुबह 7 बजे उठना है और शाम को 5 बजे घर जाना है। वो अपना सर्कल ऑफ लाइफ जो है डेली का उसको आपके लिए ब्रेक करें, ये उनके लिए भी बड़ा मुश्किल होता है। तो इस बात को भी ध्यान में रखें। फाइंडिंग जॉब के अलावा एक और बात ये होती है, फ़र्ज़ करें अगर आप ऑलरेडी जॉब पर हैं और अब आपको फैमिली को बुलाना है और आपको एक बड़ा घर लेना है, क्योंकि अब तक आप शायद शेयरिंग में रह रहे थे कुछ लोगों के साथ, तो वो घर ढूँढना भी बहुत मुश्किल होता है। घर ढूँढना चाहे अपना हो या किराए का हो दोस्तों, है मुश्किल काम, चाहे मिडिल ईस्टर्न कंट्री हो, चाहे अपना इंडिया पाकिस्तान हो, या चाहे ये वेस्टर्न कंट्रीज़ हो, ये है ही बहुत मुश्किल काम। तो उसके लिए भी ध्यान में रखें कि घर ढूँढना, अपने बजटिंग में लाना, उतना ट्रैवल करना हो, वहाँ अगर कोई बस वगैरह नहीं जा रही पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, तो गाड़ी खरीदना, ये सब है ही स्ट्रेसफुल काम। तो इन चीज़ों के लिए भी रेडी रहें प्लीज़। एक और मेरा फेवरेट टॉपिक जो कि ओवरलैप हो रहा है, एजुकेशन या स्कूलिंग। अगर आप मैरिड हैं या बच्चों वाले हैं या मैरिड होने वाले हैं, किसी भी सूरत में अगर आपका बच्चा स्कूलिंग के लिए जाने वाला है, तो स्कूलिंग एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है कि बच्चे की एजुकेशन वहाँ पे कैसी होगी। ये बात याद रखें दोस्तों, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में मूव हो जाने का ये मतलब नहीं है कि आपको एजुकेशन अच्छी ही मिलेगी। मिडिल ईस्ट में मैं बहुत अच्छे तरीके से देखा है कि अक्सर स्कूल की कंपैरिजन अगर आप करें पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान की एजुकेशन ज़्यादा अच्छी है। तो ये भी देखना पड़ता है। फिर ये भी देखना पड़ता है कि उन स्कूल्स में मेजॉरिटी ऑफ जो वो किड्स है वो कहाँ से आ रहे हैं। मैं अगर आपको अपनी बात बताऊं, तो मेरा बेटा जिस स्कूल में जा रहा था वहाँ पे मेजॉरिटी इंडियंस की आती थी। तो इस वजह से उन्होंने सुबह नेशनल एंथम इंडिया का पढ़ाना शुरू कर दिया था, और बच्चे सारे वहाँ पे जो वो नेशनल एंथम पढ़ते थे, मुझे पता भी नहीं था कि सुबह नेशनल एंथम पढ़ रहे हैं। ये तो मैंने एक बार अपने बेटे को देखा कि वो जो है गा रहा है जनम मन गण, तो मैंने कहा भाई ये तुम कहाँ से गा रहे हो, तो उसने बताया कि मैं तो सुबह असेंबली में पढ़ता हूँ। तो फिर मैंने स्कूल में बताया कि भाई मेरा बेटा, और मुझे देखें इंडियन एंथम से कोई मसला नहीं है, लेकिन जस्ट लाइक आई एम अ पाकिस्तानी, आई डोंट वांट माय किड टू लर्न इंडियन नेशनल एंथम। इस तरह एक इंडियन के लिए भी है, कोई इंडियन भी नहीं चाहेगा कि उनका बेटा किसी स्कूल में जाए और पाक से ज़मीन शाद बात सीख कर आ जाए, ठीक है ना। अपनी अपनी हर एक की जो है वो लिमिट्स होती हैं। तो मैंने जब ये चीज़ देखी तो मेरे लिए बड़ी हैरानी थी कि भाई वहाँ पे नेशनल एंथम पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ कोर्स इंडियंस की थी, तो वो पढ़ा रहे थे। स्कूल की एजुकेशन का लेवल भी कोई इतना अच्छा नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड था, उससे ज़्यादा सेटिस्फाइड मैं पाकिस्तान में था। तो स्कूलिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो दोस्तों जिसको आपको देखना पड़ता है। कहते हैं ना, सेव द बेस्ट फॉर द रेस्ट। तो मैंने लास्ट के लिए सबसे बेस्ट चीज़ रखी थी, और वो पता है क्या है? फॉल्स एक्सपेक्टेशन। हम लोग अक्सर देखा है मैंने कि जो भी आउट ऑफ कंट्री मूव नहीं हुए होते, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश कहीं पर भी हों,
वो जब ओवरसीज पाकिस्तानी और इंडियंस को देखते हैं तो वो ये समझते हैं इनकी लाइफ तो बेहतरीन गुजर रही है भाई, ये तो फरारी वर्ल्ड में जा रहे हैं, ये तो ग्लोबल विलेज में जा रहे हैं, इन्होंने तो आईफोन लिया हुआ है, इन्होंने तो ये किया हुआ है, ये तो वो कर रहे हैं। खुदा के लिए भाइयों, इस बात को समझे कि जब कोई आउट ऑफ कंट्री मूव होता है तो उसके लिए हर चीज़ नहीं होती है। वो कहीं पे भी जाता है, चाहे वो कितनी पुरानी चीज़ हो, वो उसको एंजॉय कर रहा होता है। जब वो एंजॉय कर रहा होता है तो उसकी कुछ फैमिली पिक्चर्स भी लेगा अपनी मेमोरीज के लिए और उसको फेसबुक पे अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट भी करेगा। बट इट डजेंट मीन कि उनकी लाइफ कोई बहुत ही आउट क्लास या धुआंधार गुजर रही है। लाइफ इनकी बहुत नॉर्मल, अक्सर आपसे ज़्यादा स्ट्रगलिंग गुजर रही होती है। ये अलग बात है कि वो जो दो चार मोमेंट्स की आप पिक्चर देख रहे हैं उसमें वो स्ट्रेस उनके फेस पे दिख नहीं रही। अगर आप उनकी डेली की स्ट्रगल देखें ना कि वो किस तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं तो शायद आप उसके लिए रेडी भी ना हो। मैं आपको अपनी बात बताऊं, मेरा दुबई से जो ऑफिस था, अगर ड्राइव टाइम की बात करें तो 30 to 40 मिनट्स की ड्राइव थी सिर्फ। यानी कि मैं अपने घर की पार्किंग से शुरू करूं और अपने ऑफिस की पार्किंग में जाऊं तो 30 से 40 मिनट में मुझे अपने ऑफिस की पार्किंग में होना चाहिए, मैं पार्क करके अपने ऑफिस पहुंच जाऊं। लेकिन मेरा ऑफिस चूँकि बीच में एक बहुत बड़ी शेख ज़ायद हाईवे पड़ती थी और वो इतनी जाम होती थी कि मेरा ऑफिस जो कि 8 बजे शुरू होता था, मैं उसके लिए निकलता था सुबह 5 बजे। क्यों? क्योंकि अगर मैं 5 बजे निकलूँगा तो मैं पहुँच जाऊँगा अपने ऑफिस 5:30 या पौने 6 बजे तक। लेकिन अगर मैं 5:30 बजे निकला तो मैं 8 बजे भी अपने ऑफिस नहीं पहुँच सकता। इसलिए क्योंकि इतना ट्रैफिक हो जाता है और हर कोई रोड पे आ जाता है। तो दोस्तों ये सारे जो फॉल्स एक्सपेक्टेशंस होती है ना आप लोगों की कि ओवरसीज़ लोग बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं और यकीन करें ये स्ट्रगल अगर अपने मुल्क में रह के करनी पड़े तो अपना मुल्क भी बुरा लगने लग जाता है। लेकिन खैर ज़िंदगी, ये मैंने सबक बहुत पहले सीख लिया था कि लाइफ इज़ नॉट फेयर। तो यही अगर आप लोग भी सबक सीख लें और ये फॉल्स एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा नीचे रखें तो इंशाल्लाह लाइफ आउट ऑफ द कंट्री भी थोड़ी सुकून से गुजरेगी। खैर दोस्तों, मैंने सोचा नहीं था कि ये वाली वीडियो इतने सारे पॉइंट्स हो जाएंगी और इतनी लंबी बन जाएगी। मेरी मोस्टली कोशिश होती है कि मैं अपनी वीडियो जो है वो 10 से 12 मिनट की रखूँ, बहुत ज़्यादा ना रखूँ, लेकिन ये वाली वीडियो शायद बहुत लंबी हो गई क्योंकि ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट था और ये सारी नॉलेज हमारे लिए थी भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से ये सब बातें शेयर करूँ कि मूविंग आउट ऑफ द कंट्री कितने सारे प्रॉब्लम्स लेकर आती है। ये एक मेरी वीडियो थी ऑफ कोर्स अबाउट दुबई या मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज। लेकिन इंशाल्लाह मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं मूविंग टू द वेस्टर्न कंट्रीज बताऊंगा, जो कि और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि उसमें और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं आपके लिए। तो वो भी आप इंशाल्लाह लर्न करेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो के लिए इतना ही, चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।